सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर का पार्ट 3 होने वाला है दोस्तों। प्रॉपर पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है भाई। फटाफट से आई बटन पे लिंक आ जाएगा प्लेलिस्ट का, देख लो यार पूरा सैम्पल पेपर। क्वेश्चन मैंने भाई 20 तक करवा दिए हैं, आज 21 से सारे जितने भी बच्चे ख़त्म कर दूंगा। तो फटाफट से बच्चों दोनों फटाफट से वीडियोज़ देख लें, देन इसमें मूव करें ताकि आप एग्ज़ाम में थोड़ा सा अच्छा कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 21 से आज स्टार्ट करना है मेरे को इस वीडियो में प्रॉपर। तो 21 से यार देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 21, पढ़ते और इसका आंसर आपको देते हैं। तो क्या कह रहा है 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट दोस्त ट्रू है। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स हैव पॉजिटिव स्लोप। भाई पॉजिटिव स्लोप नहीं होता है यार, इनका नेगेटिव स्लोप होता है, समझ रहे हो। अगर मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ बनाए तो आप देख सकते हो उसके अंदर एमसी कर्व इज लाइज अबव एयर कर्व। क्या एआर एमआर से भाई उल्टा लिखा है, एमआर ज़्यादा होता है एआर से, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स ट्वाइस एट द रेट ऑफ एवरेज रेवेन्यू। भाई जो मार्जिनल रेवेन्यू है एवरेज रेवेन्यू की टर्म से क्या होता है, गिर रहा होता है। यार ये बात समझ दोस्त। अगर आप देखो कुछ इस टाइप से ग्राफ बनाते हो और इसके ऊपर से कट के जाता है एम आर, दैट इज ए आर, दिस इज एम आर, तो उसके दुगना गिर रहा होता है। सो लॉन्ग एज मार्जिन रेवेन्यू डिक्रीज इज नेगेटिव, टोटल रेवेन्यू डिक्रीज इज डिमिनिशिंग रेट। ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट हमें करेक्ट दिख रही है दोस्त, कौन सी, सी स्टेटमेंट यानी थर्ड। तो ओनली थर्ड क्या होगी बेटा, करेक्ट है स्टेटमेंट है, और बाकी सारी क्या है, गलत। तो इसमें आप टिक कर लेंगे भाई। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई फटाफट से। मनी कॉस्ट, जो ये मनी कॉस्ट है वो बेसिकली क्या है, मनी एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोड्यूसर इन प्रोड्यूसर प्रोसेस, मनी एक्सपेंडिचर परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री, मनी स्पेंड बाय द कस्टमर, मनी एक्सपेंडिचर ऑन आउटपुट। तो ये मनी कॉस्ट क्या बोली जाती है, कौन सी कॉस्ट, जो कि प्रोडक्शन पे की जा रही है या फैक्ट्री पे की जा रही है, कंज्यूमर पे की जा रही है या आउटपुट पे की जा रही है। तो भाई करेक्ट आंसर भाई देखते हैं दोस्त फटाफट से दोस्तों। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे करेक्ट आंसर यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन ए, यानी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में किया जा रहा है। एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स कॉल्ड मनी कॉस्ट। तो इसका ये प्रॉपर डेफिनेशन हो जाता है कि भाई मनी कॉस्ट है क्या दोस्तों, ठीक है। तो मनी कॉस्ट का करेक्ट आंसर जैसे आप देख रहे हो दोस्तों ऑप्शन ए है, जो कि आप प्रोडक्शन प्रोसेस में कर रहे हो, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में ऑलरेडी आउटपुट इंक्लूडिंग होगा, कंज्यूमर पे तो हम करते नहीं है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन ए, इसका भी टिक कर लेंगे आप। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑफ अ नॉर्मल गुड्स आर दोज दैट कैन बी does not exist along with each other in place of each other together। यानी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑफ अ नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं एक दूसरे, does not exist along with each other in place of each other या together। तो क्या लगता है दोस्त आपका इनका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए बी सी डी। तो देखते हैं दोस्तों करेक्ट आंसर भाई, इन प्लेस ऑफ ईच अदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, यानी प्रतिस्थापन वस्तुएं वो होती थी जो कि एक दूसरे की जगह क्या कर सकते हो दोस्त, यूज कर सकते हो। और एग्जाम्पल आप कमेंट में बता सकते हो, और आपकी बुक में सबसे फेमस एग्जाम्पल जैसे दिया जाता है टी एंड कॉफी का। अगर आप टी आर जैन या दूसरी बुक्स आती हैं संदीप गर्ग, वो सारी फॉलो करते हो तो ठीक है। तो टी एंड कॉफी एक दूसरे के रिप्लेस में क्या की जाती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स को यूज किया जाता है। बहुत ही प्यारा आंसर था, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट हैपन टू द टोटल रेवेन्यू व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज 0। उस टाइम पे टीआर आपका क्या होता है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। ये तो यार पता होना चाहिए सबको, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। जब भाई एमआर 0 होता है तब टीआर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 25, कैन एसी बी लेस देन एमसी व्हेन एसी इज फॉलिंग। तो इसका आंसर दोस्तों पहले तो आप मेरे को बताओ कमेंट में, जल्दी बताओ, ए बी सी डी क्या लगता है। जो AC है, कैन AC बी लेस देन MC व्हेन AC इज फॉलिंग। क्या AC कम हो सकता है MC से, बताओ। तो भाई क्या लगता है, आंसर करते हैं भाई, मैच कर लो भाई आपका आंसर। नहीं, ध्यान रखना नहीं। क्यों नहीं, पहले तो यहाँ पर ध्यान से देख लो। आपको अगर याद हो कर
AC कुछ ऐसे होता है यू शेप में, और MC इसको मैक्सिमम से कट करके जाता है स्ट्रेट। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, रफ करता हूँ फिर बनाता हूँ ना, ठीक है। क्या होता है सिस्टम, AC आपका हो गया, AC कह लो या ATC कह लो, और इसके मैक्सिमम पे क्या करता है, इसके मैक्सिमम पे डायरेक्ट MC काटते हुए जाता है, और MC भाई हमेशा ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि MC कर्व क्या रहता है, ज्यादा रहता है। कह रहा है AC इज लेस देन MC, और AC फॉलिंग, AC भाई फॉल नहीं बढ़ रहा होगा, तो भाई नो, क्या हो जाएगा दोस्तों, नो। सिंपल था, ठीक है। अगला, टोटल कॉस्ट इज वर्टिकल समीशन ऑफ TFC एंड TVC। TFC एंड TVC का सम होता है टोटल कॉस्ट। ये तो यार सिंपल था, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। क्लियर दोस्त, भाई हमने पढ़ा था ना TC का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, TVC प्लस TFC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और ये पेपर भाई अभी अपलोड हो जा रहा है बहुत जल्दी, पेपर तक आपके पास तो भाई वीडियो आ चुकी होगी बहुत पहले, पूरी प्ले लिस्ट, तो आराम से आप प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे। 26वां क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग का। तो पहले तो ध्यान से पढ़ते हैं और रीड करते हैं। क्या कह रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर यानी जो कुल खर्चा है गोज इन द सेम डायरेक्शन एज द प्राइस डज। नाउ रीजन क्या क्या, विद द राइजिंग इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, विद द फॉल इन इट्स प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजिंग। पहले तो क्या कह रहा है, जो खर्चा होता है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, वो सेम डायरेक्शन में प्राइस की तरह बढ़ रहा होता है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो बढ़ता है, प्राइस घट रहा है तो घटता है, ठीक है। उसके बाद विद द राइजिंग इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज। अगर प्राइस किसी का बढ़ता है तो उसका एक्सपेंडिचर क्या होता है, कम होता है। विद द फॉल इन इट्स टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजिंग, उसका खर्चा बढ़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट भाई करेक्ट है कि सही है। सबसे पहला जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आपको क्या देखना पड़ता है, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। तो भाई फटाफट से पहले तो मैं इसको आपका आंसर में करेक्ट बता देता हूँ। ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट होगा दोस्त, वो होगा सी। क्या होगा, सी ऑप्शन। अब सी कैसे है वो देख लो, ध्यान से देखना। इन्होंने जो पहली स्टेटमेंट लिखी वो बिल्कुल ठीक थी कि भाई एक्सपेंडिचर अगर किसी का बढ़ता है उसका प्राइस भी बढ़ता है। जैसे मान लो अगर चाउमीन की रेडी है, सिंपल सा एग्जांपल लेना, ये मेरी रेडी है, ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग बड़ी बेकार है। मेरे कह रहा हूँ चाउमीन की रेडी है, चाउमीन में जो सामान डाल रहा हूँ उसका एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा बढ़ गया, उसका कॉस्ट बढ़ गया। क्या मैं उसका प्राइस बढ़ाऊंगा, मैं 10 रुपये प्लेट ही बेचूंगा, नहीं, मैं उसको 15 रुपये 20 रुपये कर दूंगा। मैं सिंपल सा रीजन होगा, मैं बोलूंगा भाई कस्टमर्स को, भाई आगे से मेरे को चीजें महंगी आ रही हैं, या तो ये मैं कर सकता हूँ, इससे मेरे प्राइस को क्या होगा, बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। और सेकंड रीजन में ये उल्टा कह रहे हैं कि प्राइस कम हो जाएगा या प्राइस मेरा कम रहेगा या एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो ये उल्टी बात कह रहे हैं, भाई बढ़ना चाहिए। आप लॉजिकली देखो, अगर ये बढ़ रहा है तो खर्चा बढ़ेगा ही हमारा। तो ऑप्शन ए तो सही है, बट आर इज नॉट फॉल्स। जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। आई बात समझ दोस्तों, कैसे आप कर रहे हैं, आपको कैसे आंसर देना है। अगला कह रहा है ईच पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व शो अ वन कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमोडिटी। ये बात तो बिल्कुल इन्होंने सही कह दी। जो आपका बनता है आईसी कर्व, वो अलग अलग पेयर शो करता है कॉमोडिटीज के, जो कि आप कंज्यूम कर सकते हो अपनी नॉर्मल इनकम जितनी भी आपकी। ईच कॉम्बिनेशन ऑफर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। क्या सही बात है, हर एक जो लेवल होता है क्या सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है? नहीं भाई, हर लेवल पे अलग होती है सेटिस्फेक्शन। ऐसे देखते हो IC1 IC2 IC2 1 2 3, तो यहाँ भी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यही बात समझ, क्योंकि हर लेवल पे वो डिफरेंट सेटिस्फेक्शन देता है। सेम दे रहा होता तो भाई आप चेंज क्यों करोगे अपना प्रेफरेंस? एक ही पे तो IC1 पे टिक जाओगे अगर आप सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको कंज्यूमर को दे रहा है, डिफरेंट दे रहा होता। अगला थ्योरी का क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी कॉस्ट विद दी PPC। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सॉरी, MPC को डिफाइन करना होता है। अलोंग मतलब आपको डिफाइन करते हुए बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है दोस्त आपका 28वां।
द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी MRT भी कह सकते हो। हमने पढ़ा था PPC कर्व, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा आपने, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसका स्लोप क्या होता है? MPOC या MRT, विच रिफर, जो बताता है एडिशनल सेक्रीफाइस करना पड़ता है एडिशनल यूनिट को आपको कंज्यूम करने के लिए, बिकॉज ऑफ आपकी इनकम क्या है, लो है, या कह सकते हो हमारी इनकम क्या है, कम है, और हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। जो आप पढ़ते हो 3 बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स, तो उसी को आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर बताना पड़ेगा किस टाइप से क्या होता है, इसमें आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है दोस्त, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। अगला थ्योरी का कह रहा है एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर विद इफेक्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या क्या इफेक्ट करता है। पहला, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी फर्क करेगी, इलास्टिक होगा या तो इन इलास्टिक होगा। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड्स, कितना प्रपोर्शन आप इनकम का खर्च कर रहे हो अपने कंजम्पशन पर। सिंपल था दोस्त, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसके आंसर का, बाकी आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर करेक्ट बनेगा। अगला, इसके चॉइस में आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, तो जो बच्चा जैसे करना चाहे वैसे कर सकता है। प्राइस इलास्टिसिटी दे रखी है, कैलकुलेट परसेंटेज फॉल इन अ प्राइस विद द रिजल्ट ऑफ 50% इन डिमांड। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना दोस्त इसका आंसर, ठीक है। अब न्यूमेरिकल है, इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है कुछ इस टाइप से लगने वाला है, आपने पढ़ रखा होगा। जो ED है बराबर क्वांटिटी चेंज इन परसेंटेज अपॉन में प्राइस का परसेंटेज चेंज, ठीक है दोस्त। तो ये जो चेंज आएगा इसको आपको बताना है प्रॉपर, ठीक है। तो प्रॉपर आपको यहाँ पर ED दे रखा है, आप माइनस को इग्नोर करो, आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर रख दोगे ED की वैल्यू और क्वांटिटी दे रखा है, प्राइस निकाल दो सॉल्व करके, दैट इज 50%, जो कि कम हो रहा होगा एज पर लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, A and B आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज प्राइस ऑफ A ऑन डिमांड ऑफ B या डिमांड फॉर B। तो सिंपल, हमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते थे, जो कि एक सेटिस्फेक्शन को मिलकर पूरा कर रहे होते हैं। अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे की डिमांड क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। अगर कार का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल की डिमांड कम हो जाती थी, जो कि आप क्या बता दोगे, डिमांड कर्व, जैसे यहाँ उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, प्रॉपर इसको डिफाइन कर दो। एक कंडीशन लोगे बढ़ने की, जब डिमांड विल इंक्रीज, एक कंडीशन लोगे डिमांड विल डिक्रीज। दोनों ही सिनेरियो आपको यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेंगे, समझ गए, ध्यान रखना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेन लिखने का ढंग होना चाहिए बच्चे को। अगला क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग दे रखा है, फाइंड आउट द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आपको ये सारी चीज दे रखी है, यहाँ पर आपको क्या बताना है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे कहाँ होगा। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पता होनी चाहिए, जो कि क्या थी, आपका TR TC के बराबर होना चाहिए, या कह लो मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, जिस यूनिट पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। जैसे यहाँ पर देखो, TC और TR से हमने प्रॉफिट निकाला माइनस करके, सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है 5, फिर 5, 6 यूनिट पे आप सेटिस्फाइड हो, चेक कर सकते हो। जैसे कह रहा है 6 यूनिट पे आप सेटिस्फाइड हो, प्रॉपर अच्छे से आपको क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम लेवल पे हो, इस लेवल पे आप सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट भी 6 यूनिट लिया है, ठीक है। इसी के आपको बेटा ऑप्शन में एक क्वेश्चन और दे रखा है कुछ इस टाइप से, जहां पर आपसे पूछ रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू दे रखा है, फाइंड आउट द लेवल ऑफ आउटपुट यूजिंग मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। तो भाई यहाँ पर आपको MRMC बताना है। सिंपल, MR और MC हमारा हमें पता है चेंजेस होते हैं, क्या होता है, इनका चेंज होता है, जो कि हम निकाल लेंगे सिंपल। और जहां पर ये इक्वल होंगे, देखो इधर पर ये 6 पे 6 है, और वही क्या होता है आपका कंडीशन होते हैं, यानी बेटा ये तीसरे यूनिट पे क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। सिंपल, आई बात समझ कैसे करना है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। डिफाइन बजट लाइन और वो व्हेन कैन इट शिफ्ट टू द राइट, कब ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो बजट लाइन बेसिकली क्या होती है, कुछ इस टाइप से आप देखते हो बजट लाइन को, ठीक है।
बजट लाइन यानी बेसिकली कॉम्बिनेशन शो करती है, कह सकते हो आपके बजट को शो करती है, तो आप डिफाइन करोगे बजट लाइन इन अ लाइन शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विद द कंज्यूमर कैन बाय और अफोर्ड इट। और ये बजट लाइन का इक्वेशन होता है जो कि आप लिखते हो, इसके अंदर पी एक्स पी वाई यानी प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई गुड्स, और क्यू क्या होता है, क्वांटिटी होती है, एम इज योर मनी, कभी कभार वाई भी लिखा जाता है, वाई इज ऑल्सो इनकम। तो ये पूछ रहा था कब शिफ्ट होगा, राइट, तो इसका रीजन है व्हेन लेवल ऑफ इनकम इज इंक्रीजिंग, यानी जब आपका इनकम बढ़ जाएगा तो आप ज़्यादा अफोर्ड कर पाओगे, ज़्यादा अफोर्ड कर पाओगे, यानी बजट लाइन आपकी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगला कह रहा है कैलकुलेट एमपी, आपको क्या बताना है, मार्जिनल प्रोडक्ट बताना है, और ये सारी चीज़ें दे रखी है, और इसमें फ्रेजेस बतानी है जो आपकी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन थी। तो सिंपल है दोस्त, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो देखना 33वां क्या कह रहा है भाई, आपको टीपी दे रखा था, एमपी क्या होता था, इनका बेसिकली चेंज, पहला कुछ नहीं 50 का चेंज, फिर 60 का चेंज, फिर इन दोनों में 40, ऐसी पूरा निकालते जाओगे। और ये 3 कंडीशन बोलते थे, फ्रेजेस होते हैं, पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर जब एमपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर जब एमपी क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर जब एमपी क्या हो गया, नेगेटिव। चेक कर लो, सिंपल है। सबसे बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये दोस्तों, आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा बट इजी है, ये क्वेश्चन इजी है। आपने इस टाइप के क्वेश्चन बुक में तो नहीं कर रखे होंगे। सपोज और डिमांड एंड सप्लाई कर्व दे रखा, फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, इन दोनों को इक्वल रख दो बस, 1000 माइनस पी बराबर 700 प्लस 2p। पी वाला मैं उधर ले जाऊंगा, 100 उधर ले जाऊंगा, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा दोस्त -3p सॉल्व करने पे, और 700 में से 1000 गए तो 300 आएगा दोस्त, माइनस का यहाँ से प्राइस आ जाएगा दोस्त 100। इसका प्रॉपर अच्छे से कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ मैं आपको, इन्होंने कर रखा होगा। 2 इक्वेशन लेट करने के बाद दोनों को इक्वल रखा, चेक करें, फिर ये प्राइस आ गया 100 जो इन्होंने पूछा था, पहला आंसर मिल गया। नाउ सपोज दैट द प्राइस ऑफ इनपुट यूज्ड टू प्रोड्यूस सॉल्ट इंक्रीज टू द न्यू प्राइस इज दिस। इक्विलिब्रियम दोबारा बता रहा है, दोबारा से दोनों इक्वेशंस को, जो नई पुरानी वाली एक ले लो और एक नई वाली, दोनों को इक्वेट कर दो, ध्यान से देखो, फिर प्राइस आ गया। बहुत सिंपल था, इसको 101% भाई लिख लेना जरूर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, सपोज द गवर्नमेंट हैज इम्पोज 3 पर यूनिट टैक्स इम्पोज कर रही है। अगर टैक्स दे रही है दोस्त तो प्राइस में क्या होगा, प्राइस में से माइनस करोगे आप जो भी है एज पर क्वेश्चन, इसको फिर इक्वेट कर दो, फिर आपका प्राइस आ जाएगा दैट इज 112, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि आप पे इम्पोज किया गया। उसके बाद आप नॉर्मल कैलकुलेशन करके वैल्यूज निकाल लो, ठीक है दोस्त। इसके कंपैरिजन में आपको क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ही आपको पढ़ना है, जैसे आपके कोर्स में फ्रीडम एंट्री की और लीव करने की, इसको एक्सप्लेन करना है। हमें पता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर क्या होता है, फ्रीडम होती है एंट्री करने की, क्योंकि क्या हो रहा होता है, एब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होता है जिसको देख के फर्म मार्केट में एंट्री करती है, और वो एब नॉर्मल प्रॉफिट एंट्री से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिससे फर्म क्या कर देती है, लीव कर देती है, जो कि आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे होगे। ग्राफ बनाना चाहते हो ग्राफ बना दो, वैसे ग्राफ की कोई जरूरत नहीं। ये था दोस्तों आखिरी और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैम्पल पेपर। आई होप आपको बहुत कुछ मिला हो यहाँ से और फायदा हुआ हो वीडियो देखने का। ऐसे ही दोस्तों आपके पेपर तक और कुछ सैम्पल पेपर मैं अपलोड कर दूंगा जो कि आपकी हेल्प कर रहे होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो मिलते दोस्तों, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, मन लगा के पढ़ते रहिए।